नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोग के बीच में आज उपस्थित होकर के बातें करने वाला हूं कि सुगौली संधि एक कितना विडंबना वाला संधि था जो नेपाल को हमेशा दुख की आभास कराता रहता है। नेपाल में सुगौली संधि यानी कि नेपाल और इंडिया के बीच में महायुद्ध हुआ था। ये युद्ध खास करके भारतीय लोगों से नहीं हुआ था, इसलिए भारतवासी इस पर ज्यादा चांसो नहीं दिखाते हैं, इस पर अपना मंतव्य ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उस समय अंग्रेज के बीच में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था और इसी युद्ध का नाम हम सुगौली संधि के बाद से मिटाते हैं, क्योंकि सुगौली संधि में नेपाल के दक्षिण तराई की बहुत एरिया गुमाना पड़ा और पश्चिम में उधर गढ़वाल और कुमाऊं की जगह भी हमें खोना पड़ा और पूर्व में दार्जिलिंग और सिक्किम की जगह भी हमें छोड़ना पड़ा। यूं तो कहे नेपाल की बहुत ऐसे अधिकांश जो मूल्यवान जगह थे उन्हें छोड़ने के कारण नेपाली लोगों को इस बात का दुख तो होता है, लेकिन जब भारत सन 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों ने उस जगह को नेपाल को पुनः फिरता दे करके नहीं गए। यूं तो अंग्रेजों ने जब आजाद कराया भारत को उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करके गए, लेकिन वो चाहते तो नेपाल की भूभाग भी फिरता कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी नेपाल सरकार का भी था कि उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं रखा कि हमारा जगह फिरता कर दिया जाए। हालांकि जब जंग बहादुर राणा वो अपने समय में जब 1857 का सिपाही विद्रोह भारत में शुरू हुआ था उस समय में अंग्रेजों का साथ दिए थे, जिस कारण से 4 जिला बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर उनको वापस दिया गया था। और जंग बहादुर राणा ने अपने समय में सर्वप्रथम जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो हमारा बेलायत के साथ हुआ था। हमें लगता है कि हमारा पड़ोसी देश भारत है और चीन है तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन्हीं देशों से हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमारा सबसे पहला मित्र राष्ट्र बेलायत है और उसके बाद ही कोई देश का नाम आता है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हमारे ऊपर आक्रमण किए थे उस समय युद्ध भी हुआ और उसके बाद में बाहर समझौता भी हुआ था और समझौता के साथ साथ उनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी गासे गए थे, जिनके कारण नेपाल के कुछ सैनिकों ने भारत के सिपाही विद्रोह में भी उसे दबाने के लिए सहयोग किए थे। हमारा देश का नेपाल और भारत का बॉर्डर बिल्कुल भी खुला है। सोचिए, उससे पहले मुगलों का राज हुआ करता था और मुगल साम्राज्य का 800 वर्ष वो लोग गुलाम रखे भारतीयों को, लेकिन उस समय एक भी किसी मुगल ने ऐसा साहस नहीं किया कि नेपाल पर भी आक्रमण किया जाए या फिर नेपाल को दबाया जाए। ऐसा इतिहास सुना जाता है कि मुगल कालीन समय में भारतीयों को बहुत टॉर्चर किया गया और वहां की जगहों का नाम परिवर्तन किया गया, विभिन्न मंदिरों को तोड़ा गया, विभिन्न विश्वविद्यालयों को तोड़ा गया, जिसमें से एक नालंदा विश्वविद्यालय का भी नाम आता है, जिसमें आग लगाने के बाद में उस पुस्तकालय को 6 महीना तक जलते रह गया था, ऐसा सुना जाता है। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को नष्ट करने और वहां के जगहों का नाम परिवर्तन किया गया, जैसे आज भी हम सुनते थे। भले ही आज योगी आदित्यनाथ ने उस जगहों का नामकरण आज हिंदू नामों से कर रहे हैं, लेकिन ये इतिहास है कि वहां पर विभिन्न मुगल शासकों ने वहां की जो परिवर्तन किए, वहां पर राज्य किया, वहां पर शासन किया। आज भी कई मंदिरों पर लड़ाई हो रही है कि हमारा मंदिर तोड़ा गया और वहां पर दूसरा ढांचा बनाया गया, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे नेपाल में कहीं भी देखा नहीं जाता है। कुछ लोगों का ये कहना तो होता है कि सन 1904 में नेपाल भारत से अलग हुआ है, उससे पहले अखंड भारत का हिस्सा था। लेकिन सोचिए, अगर नेपाल भी भारत का अगर हिस्सा होता तो यहाँ भी मुगल राज किए होते, यहाँ भी अंग्रेज राज किए होते और यहाँ के नाम भी कुछ मुगलों के टाइटल से मिलता जुलता होता, या यहाँ भी लोग उस पीड़ित मिलते या फिर उसके शिकायतें सुना रहे होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नेपाल के साथ में नहीं है। भले ही उस समय में राणा शासन थे, जिनको हम जहानिया राणा शासन कहते हैं, और हम कहते हैं कि राणा शासन के विरुद्ध में हमें बोलना चाहिए कि राणा शासन वाले लोग हमारे जनता को आफत में रखते थे या फिर दुख देते थे। हम कैसे ये कह सकते हैं? उन राणा शासन वाले लोगों को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे जनता को सुरक्षित रखा। सोचिए, आज की राजनीति जिस तरह से डगमडोल है
कि आज भी अगर कोई आक्रमण करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है, या फिर हमारे ही जो सीमा है उसे जबरदस्ती मींचा जाता है, लेकिन उस पॉइंट पर कोई बोलने वाला नहीं मिलता है। चाहे वो काला पानी, लिपू लेक, लिम्पिया धूरा का जगह हो, या फिर सुस्ताबाशी वाले की समस्या हो, या फिर अन्य अन्य जगहों पर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द्वंद्व है, वहां पर लोग खुल करके बोलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए उन राणा शासन के समयकालीन लोगों ने कितना स्पष्ट रूप से अपना सुरक्षा किया होगा कि सामने पड़ोसी देश भारत में 800 वर्ष मुगलों का गुलाम चलता रहा, और गुलामी में रहता हुआ देश के पड़ोसी में, जबकि उस समय भी सब व्यापार बिजनेस चलता होगा, लेकिन फिर भी नेपाल के ऊपर कुछ आंच नहीं आया और नेपाल को सुरक्षित बनाए रखा। हालांकि नेपाल और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होने का एक विशेष कारण रहा होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग तराई की एरिया पर कब्जा जमाना चाहते थे। उन लोगों को लगता था कि तराई की एरिया जो पूरा है इनको हम कब्जा कर लेंगे तो हम इसमें भी कुछ फैक्ट्री बैठा सकेंगे, या फिर यहाँ पर भी ट्रेन रेलवे की जो कुछ सुविधा उन लोगों के नज़र में होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि लड़ाई के समय में इधर जो पूर्व के 3 जगहों पर लड़ाई हुआ था वो हार चुके थे। उनका जीत सिर्फ 2 जगहों पर हुआ था, जो महाकाली नदी से पश्चिम की तरफ में जीते थे। लेकिन वहां के जीतने के बाद में गढ़वाल और कुमाऊं की जगह उन लोगों के पास में तो जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने पूर्व की कुछ जमीनें भी उन्होंने कुछ संधि के मार्फत रख लिया। लेकिन बाद में उनको लगा कि एक नेपाल छोटा देश है और नेपाल के कुछ भूभाग के लिए हम इतना अपना इफोर्ट क्यों लगाए, अपना बल क्यों लगाए। उससे अच्छा कि इन लड़ाकुओं को हम साथ में लेकर के भारत के ऊपर और ज्यादा दिनों तक हम कब्जा बना सकते हैं। क्यों ना इन गोरखाली सेनाओं को, इनकी जो पावर है, जो ताकत है, इन लोगों को पैसा दे करके, साथ दे करके इनको भारत के खिलाफ लड़ाया जाए। और ऐसा आज भी समय में हो रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश 2 बड़े बड़े दिग्गज देश है, भारत और चीन। एक तरफ भारत है और एक तरफ चीन। यूं तो हमारा सीमाना 3 तरफ से भारत से जुड़ता है और एक तरफ चीन है, लेकिन हमें इसकी कोई भी डर की भावना नहीं है, क्योंकि एक तरफ भारत खिलाफ में जाता है तो चाइना हमारे साथ खड़ा होता है, यदि चाइना हमारे खिलाफ में जाता है तो भारत हमारे साथ खड़ा होता है। अगर सोचिए कि ये दोनों भी अगर हमारे खिलाफ में जाए तो हमारे साथ अमेरिका या फिर इंग्लैंड या अन्य देश खड़ा हो जाते हैं। इसलिए नेपाल को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमें समन्वय करके चलना चाहिए, क्योंकि विगत के दिनों में तिब्बत और नेपाल के बीच में भी युद्ध हुआ है, जब तिब्बत कभी चीन का नहीं हुआ करता था। नेपाल और भारत के बीच में भी युद्ध हुआ है, लेकिन अब हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे नेपाल और भारत की संस्कृति जो है वो एक है। नेपाल और भारत की जो राष्ट्रीयता है वो एक है, जो सांस्कृतिक जो रीति है, कल्चर है, वो एक जैसा है। इसलिए इन दोनों में फर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि पूर्ण रूप से तराई क्षेत्र जो है नेपाल और भारत की भौगोलिक जो सीमा है वो पूर्ण रूप से खुला है, और आवत जावत चाहे वो संबंध हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इन लोगों में एक जैसा होता रहता है। और हमारे लोग पूर्ण रूप से खुला रूप से भारत में जा सकते हैं और भारत से नेपाल में आ सकते हैं। सोचिए कि भारत की गुलामी में जब हो रहा था तब संकट में हमारा देश भी हो सकता था। यदि हम लोग अगर कमजोर हो जाते, हमारी शासन सत्ता अगर कमजोर हो जाती, तो सोचिए भारत के साथ साथ गुलाम हमें भी बनना पड़ता। लेकिन हमें अपने देश को कैसे बचा करके रखना है, हमें अपने देश को कैसे जुगा करके रखना है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। यदि हम मजबूत रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी आंख नहीं लगा सकता और हमारा देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है। इसलिए अपने राष्ट्र को मजबूत बनाइए, राष्ट्र प्रेम बढ़ाइए। हमारे देश में विभिन्न भाषा भाषी, बहुजातीय, बहुधार्मिक लोग रहते हैं और बहुत किस्म के लोग होंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों में एकता बना करके अपने राष्ट्र हित की बातें करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम एक राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, एक राष्ट्र प्रेम की भावना जगा सकते हैं और राष्ट्रीयता को जुगाते हुए अपने विश्व में एक पहचान बना सकेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।